दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, जैविक हथियार। आप अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर चीन पर किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और हमेशा वो एक घेरे में ही बना हुआ है। अमेरिका उस पर इल्जाम लगाता है कि ये वुहान की लैब से तैयार किया गया वायरस है। जैविक हथियार ऐसे ही वायरस को हम कहते हैं। जैविक हथियार एक ऐसी हथियार है जिनसे बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे क्या चाइना ने वाकई जैविक हथियार को तैयार किया है और क्या वाकई चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आप सभी को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जैविक हथियार होते क्या है और किस तरीके से चाइना ने इन चीजों को और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि चाइना जब से ये कोरोना वायरस चल रहा है तभी से लेकर चाइना हमेशा एक घेरे में रहा है हर देश के, क्योंकि चाइना से निकला हुआ वायरस पूरे विश्व में जो उसने महामारी फैलाई है, जो उसने इतना बुरा इकोनॉमी पूरी ठप कर दी है, ये सब और सब किसके कारण हुआ है। चाइना में वो वायरस कहीं से भी आया है, लैब से आया या फिर कहीं और से आया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका सोर्स तो वही है। चाइना का वुहान शहर ही इसका सोर्स है। तो कोरोना वायरस को लेकर चीन पर कई तरीके के सवाल हमेशा से उठते रहे। उसी के बीच अब एक और नई खबर सामने ये वाली बात आ रही है कि कहीं ये वायरस चीन की वुहान लैब में तो तैयार नहीं किया गया है, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर। किस तरीके से? जो सीपीईसी है, जो चाइना और पाकिस्तान का जो बीच कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या उस कॉरिडोर के आड़ में ऐसा कोई काम किया जा रहा है? तो चाइना और पाकिस्तान दोनों इस बात को आप सभी हम जानते हैं कि भारत के लिए दोनों ही देश हमेशा खतरे ही उत्पन्न करते हैं। वायरस तो खैर केवल एक देश के लिए नहीं, पूरे समग्र विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है ये कोरोना वायरस, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक ऐसे ही इसने कोहराम मचा के रखा हुआ है। तो वुहान की जो लैब है वहां पर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए डिस्कस करना जरूरी लगा आज क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की इस जो रिपोर्ट है इसको साझा किया है ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट ने। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का नाम है द क्लार्कसोन। इस वेबसाइट ने यह दावा किया है कि यहाँ पर 5 स्टडीज जो है बड़े घातक रोगों की 5 स्टडीज की गई हैं जिन्हें संक्रामक बीमारियों के नाम से जानते हैं, जिनमें जीनोम के जो सीक्वेंस होते हैं, जो सीक्वल होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। और इसमें जो लिखा गया उसमें बताया गया है कि ये 5 तरीके के ऐसे वायरस है जिनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि बात की जाए वेस्ट नाइल वायरस और मर्स कोरोना वायरस। ये एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। यूपी पीसीएस में तो अक्सर करी और यूपीएससी दोनों में ही जगह यहां पर ऐसे क्वेश्चन उठने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्रीमियम कोंगो होमोरेजिक फीवर वायरस और द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस और चिकनगुनिया जैसे वायरस, इसमें 5 तरीके के स्टडीज के वायरस इसमें शामिल किए गए हैं। द क्लार्कसोन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो चीन के जो वुहान शहर है वहां से पाकिस्तान की जो वैज्ञानिक हैं उनको अच्छा सा प्रशिक्षण और उनको विकास करने के लिए चीजें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग हो। ये भी सारा कुछ वुहान की लैब में ही इनको बताया जा रहा है। किसे? पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को। तो इस बात पर ट्रेनिंग दी जा रही है इनको कि ताकि वहां से सीखें और जैविक हथियारों का जो बनाना है वो अपने ही देश में किस तरीके से इसका निर्माण करने लगे। तो इनकी जो 5 स्टडीज हैं इनमें साइंटिफिक पेपर्स में भी ये चीज प्रकाशित की गई है। जो ये स्टडीज हैं इनके बारे में बताया गया है कि जितनी भी ये चीजें स्टडीज कर रहे हैं ये कर रहे हैं पशुजन्य रोग की खोज। मतलब इसमें जो इस तरीके की संक्रामक बीमारियां हैं या जो जानवरों से संबंधित हैं या जो जानवरों के साथ रहने वाले लोग हैं उन पर इन चीजों का प्रयोग भी किया जा रहा है या उनके लिए इन चीजों को देखा जा रहा है कि उन पर ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। अब ये चीज तो चीन और पाकिस्तान की लेकर बात होगी कि किस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप मचा है और किस तरीके से चीन पर इल्जाम लगते रहे और कहीं ना कहीं वो चीजें सच साबित आगे होती जा रही हैं, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में देखा। अब हम देखते हैं जैविक हथियार आखिर क्या है। बायो वेपन्स के नाम से हम इसे जानते हैं। जैविक हथियार एक ऐसा हथियार होते हैं जो अन्य हथियारों की अपेक्षा इनका रख रखाव और इनकी चीजों में बहुत आसानी होती है और इनके प्रकोप से बहुत ज्यादा एक बड़े स्तर पर
चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्राकृतिक चीजें हो, इन सभी को बहुत आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर टेररिज्म की बात करें तो अगर ये लोग भी इन चीजों को यूज करते हैं तो इससे पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे विश्व में एक समग्र जाति को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसीलिए आजकल होड़ है, हर देश चुपचाप कहीं ना कहीं जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैविक हथियार वो तत्व होते हैं, वो सूक्ष्म जीवी तत्व होते हैं जिसमें वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे अन्य तत्व हैं जो हानिकारक होते हैं, जो मानव जाति को, जो प्रकृति को, जो इन चीजों को आसानी से नुकसान पहुंचा सके और इन्हें आसानी से फैलाया जा सकता है। इनका उद्देश्य यही होता है कि कितना ज्यादा जान माल का खतरा हो, मतलब नुकसान हो, कितना ज्यादा इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि माने जाते हैं एंथ्रेक्स हो गया, बोटुलिनम हो गया, टॉक्सिन और प्लेग, ये इस तरीके के वायरस हैं जो फैला के पूरी जनजाति को या पूरे समाज को या पूरे विश्व को आप इसमें खतरे में डाल सकते हैं और ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। देखिए, वायरस का सीधा सा अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई वायरस है और उसकी अगर वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन नहीं है तभी तो सभी देश इतने परेशान हैं और मृत्यु कितने ज्यादा लोगों की हो चुकी है, करोड़ों में केस पहुंच गए हैं और लाखों में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कितना ज्यादा इसने प्रकोप मचा रखा है पूरे विश्व में, ना केवल एक देश में। और ये बात समझने वाली है कि चाइना में जहां से निकला वायरस, वहां पर आज देखिए वहां पर केस 100 की संख्या में भी केस नहीं अवेलेबल है। तो किस तरीके से चाइना की क्या नीति है, किस तरीके से उसने इन चीजों को काम किया है, या क्या उसके पास कैसी ऐसी कौन सी दवा है कि वो अपने लोगों को ठीक कर पा रहा है और बाकी पूरे विश्व में ये बीमारी इतनी बुरी तरीके से फैल चुकी है। तो जैविक हथियारों में मैंने बताया कि बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु को इसमें शामिल किया जाता है और बहुत आसानी से इसकी मृत्यु लोगों की हो जाती है। इन हथियारों को किसी खास टारगेट या व्यापक जन समुदाय को निशाना बनाकर ही किया जा सकता है। जैविक हथियार को व्यापक निशाना बनाने में एक व्यापक हथियार, और ये बहुत विनाशकारी, मतलब इतनी ज्यादा जनजातियों को या इतना ज्यादा समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन है क्या कि पूरी दुनिया में अब होड़ सी लगी हुई है कि बहुत तेजी से जैविक हथियारों को बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये अभी से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही जैविक हथियार चले आ रहे हैं और इन पर काम किया जा रहा है। यही नहीं, एक और डर होता है जैविक हथियारों का, जो सबसे बड़ा डर होता है, अगर ये जैविक हथियार किसी भी तरह से आतंकवादी किसी समूह के पास चले जाते हैं या ये उन्हें बना लेते हैं तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है किसी जनजाति का, किसी समाज का, या कितना ज्यादा हार्मफुल होगा वो किसी देश के लिए। तो खतरा अटैक का और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं बायो टेररिस्ट अटैक। तो बायो टेररिस्ट अगर अटैक हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसी खतरे को देखते हुए BWC कन्वेंशन बनाएगा इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन। लेकिन क्या है कि जो संधियां इसमें बनाई गई, इनको सुनिश्चित तरीके से पालन करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे, ना ही इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी। जैविक हथियारों जो बात कर रहे हैं, इनका यूज केवल अभी ही नहीं, बहुत पहले से किया जा रहा है। अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में भी 400 ईसा पूर्व अगर हम बात करते हैं तो साइबेरिया में जो घुमंतू प्रजाति के कबीले के लोग होते थे, वो क्या करते थे, रक्त में सने हुए, जैसे कोई व्यक्ति मर गया और उसमें किसी तरह का वायरस डेवलप करके या कुछ भी करके उसमें, और जो रक्त होता था उसको तीरंदाजी से जब जिस तरीके से वो यूज करते थे, तो इससे क्या होता था, पूरे एक समुदाय को बहुत ज्यादा हानि पहुंच जाती थी और वहां पर वो जो लड़ाकू प्रजाति के लोग होते थे उनसे ये लोग जीतने के लिए इस तरीके के काम किया करते थे। फारसी, यूनान और रोमन साहित्य में भी इस तरीके की बातें बहुत की गई हैं कि जो मरे हुए जानवर होते थे उनको क्या करते थे, एक कुएं में डाल दिया, या फिर जहां पर जो सार्वजनिक चीजें यूज करने वाली हैं, किसी नदी, तालाब या पानी में डाल दिया, तो उसको जो आसपास की जनता है जब उसको पानी पिएगी तो वो लोगों की भी मृत्यु हो जाएगी या वो वायरस उनके अंदर चला जाएगा। शुरुआत में देखा था हमने, कितनी सारी स्टडीज इस बारे में आई थी कि कोरोना वायरस क्या ऐसा है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसने किसी कुएं में या किसी बहते हुए पानी में या कहीं ठहरे हुए पानी में या जो पूल है उनमें अगर कहीं पर उसने स्पिट कर दिया, तो क्या ऐसा है कि वो पानी पूरा संक्रमित हो जाएगा और उसमें जाने वाला कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्टडीज आई थी, लेकिन अभी तक इनके प्रॉपर कोई खुलासे होकर नहीं आ पाए हैं।
तो ये एक चीज आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से कोई भी वायरस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, अगर वो जनरेट किया गया है तो, कि ज्यादा से ज्यादा जान माल का खतरा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हानि पहुंचाई जा सके। 1900 के दशक में क्या है, ये बहुत ज्यादा घातक हो गए हैं और इनको बहुत ज्यादा यूज भी किया जा रहा है। जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बात करें, जर्मनी ने भी जैविक हथियार के रूप में एंथ्रेक्स, गैलेजेंडर्स और बैक्टीरिया, कॉलरा और गेहूं की फंगी, इन सब का निर्माण किया था। किसने किया था? जर्मनी ने किया था। जर्मनी पर आरोप हमेशा लगता रहता है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाया गया था। जब प्लेग फैला था तो कहां फैलाया गया था? ये रूस के पीटर्सबर्ग में ये फैलाया गया था। इसके बाद 1925 में 108 देशों के जिनोवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी इसमें किए गए थे। इस संधि के बावजूद भी जापान ने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कैदी थे उसके पास, उसमें उसने सीक्रेट बायो वेपन्स का टेस्ट किया था। देखिए, कोई भी देश है जब बायो वेपन का टेस्ट करता है तो वो सीक्रेट ही करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर कहीं ये और फैल गया या किसी देश को पता चल गया तो फिर बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके तहत उसे चीजें जो हैं, जो संबंध होते हैं, उनसे उन्हें अलग किया जा सकता है। तो हमेशा ये क्या करते हैं? सीक्रेट वे में करते हैं। अगर कोरोना वायरस को लेकर ही बात करें तो चाइना ने अगर किया भी है इसको डेवलप तो सीक्रेट वे पर ही किया है, लेकिन ये जब फैल गया तो ये पूरे विश्व में फैल गया। या उसकी नियत कब फैलाने की थी या अभी फैलाने की थी, ये बातें तो सामने नहीं आई है किसी भी स्टडी में। लेकिन अगर ये इस तरीके का वायरस है जो लैब से जनरेट हुआ है, वुहान शहर पूरा वायरस को लेकर इस समय पर बच्चा बच्चा जानता है कि वुहान शहर क्या है। सर्च इंजन में वुहान शहर सबसे टॉप 10 शहरों में आता है। जो वुहान के नाम कोरोना वायरस डालते ही आपको वुहान शहर का नाम आ जाएगा। अब देखा जाता है कि 1942 में अमेरिका ने भी वॉर रिसर्च सर्विस को भी बनाया था। इसके बाद लगातार अमेरिका भी बायो वेपन टेस्ट करता आ रहा है। चीन भी आरोप लगाता है। हमेशा क्या होता है, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पर आरोप लगाते हैं तो कई बार वो बुनियादी होते हैं और कई बार बेबुनियादी भी होते हैं, लेकिन कई ना कई तथ्य जरूर ऐसे शामिल होते हैं जहां पर ऐसी बातें की जाती हैं। चीन कहता है कि अमेरिका में 1961 में हांगकांग में कॉलरा बीमारी को अमेरिका ने फैलाया था। तो ये इस तरीके की बातें हमेशा होती रहती है। ये तो हो गई बात जैविक हथियार की। न्यूक्लियर वेपन भी बहुत खतरनाक होते हैं। उन वेपन्स के बारे में भी अभी अगले टॉपिक में, अगले वीडियोस में कभी जानेंगे। उनमें भी बहुत खतरनाक सिचुएशन ये होती है। होता क्या है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब गिराया गया था तो क्या हुआ था उनका हाल? शहर के शहर पूरे तबाह हो गए थे। लोग वर्षों तक कितनी बीमारियों से ग्रसित रहे थे। देखिए, वायरस, जिसने भी आई मूवी नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूंगी एक बार जरूर देखिएगा। उसमें किस तरीके से एक अच्छे खासे आदमी के अंदर जो वायरस से इंजेक्ट कराया जाता है और फिर उसकी क्या स्थिति हो जाती है। तो वायरस एक बहुत ही खतरनाक चीज होते हैं। किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स की भी अगर बात करें, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था और उसका क्या परिणाम देखने को मिला था। केमिकल वेपन्स बहुत ज्यादा वो भी खतरनाक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जर्मनी पर हमेशा आरोप लगते हैं कि इसका नाजियों द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और इसमें मस्टर्ड गैस, नर एजेंट गैस जो होती है, ये क्या करती है? व्यक्ति के पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये जो गैस होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि केमिकल वेपन्स हो गए। कई बार देखा जाता है, आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी, टेररिस्ट जो होते हैं वो किसी हॉस्पिटल पर, या किसी द फैमिली मैन अगर आपने सीरीज देखी है, तो वो किस तरीके से एक जगह पर पूरा फैक्ट्री पर ही पूरा कब्जा कर लेते हैं जहां पर गैस बनती है और पूरे गैस चैम्बर को आप खुला हुआ छोड़ दीजिए। अभी मुझे वो जगह याद नहीं आ रही। अभी रिसेंटली एक केस था जहां पर कोई गैस लीक हो गई थी। तो इस तरीके के कैसे क्या है, ये बायो वेपन हो गए, न्यूक्लियर वेपन हो गए, या फिर ये केमिकल वेपन हो गए। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जितना ज्यादा हम विकास की तरफ बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा इन चीजों का खतरा भी एक देश से दूसरे देश को हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमसे जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।